अभी तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक्स क्लास थे। उसमें हमने कुछ बेसिक पदों को, टर्मों को हमने डिफाइन किया आप सभी के बीच में। फिर उसी बीच में आपको मैंने जो जरूरी मैथमेटिक्स के टूल्स थे, जो मैथमेटिक्स थे जरूरी, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या किया, आपको डील किया। जो भी पीछे बाबू आपको पढ़ाया गया है, हम आने वाले समय में उसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अलग बात है कि जो हम आपको पढ़ाए हैं, जब भी जरूरत होगा एक बार आपको इशारा कर देंगे कि आप उसको पढ़ के आइएगा, और उस दिन जब क्लास चलेगा, ताकि आपको समझ में, आगे जब क्लास चलेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। और जो लोग लेट से आए वो घबराएंगे नहीं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम सोच के रख लेंगे, मैनेज करेंगे हम। आप लोगों को बताए ही, एक वीडियो देखते रहिए, मेरा यूट्यूब पे चैनल है हमारा, ठीक है ना, देखिएगा तो बहुत सारा चीज आपको हेल्प मिल जाएगा। ऐसे मैं फिर भी इशारा करता रहूंगा जब भी जरूरत पड़ेगी। बाबू, फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हम आज से शुरू कर रहे हैं आप सभी के बीच में। बाबू, ऐसे अभी जो बेसिक सब चल रहे थे, फिजिक्स का टोन उतना आपको मिला नहीं। आपको जो भी मिला उसमें मैथमेटिक्स कुछ ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वो मैथ ही था ऑलरेडी, वेक्टर भी पूरा का पूरा मैथ है। उसके बाद मैंने मैथ पढ़ाया ही आपको, तो लग रहा था कि फिजिक्स का टीचर, मैं फिजिक्स का टीचर नहीं हूं, मुझे लग रहा था कि मैं मैथ का टीचर हूं, और आप भी फील कर रहे होंगे। देखिए, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे जिसमें आपको ये फील आएगा कि हम अब फिजिक्स के टीचर हो रहे हैं, पहले थे नहीं। देखते हैं, कोशिश करेंगे कि बेहतर ढंग से आपको फिजिक्स के इन हिस्सों को पढ़ाएं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन आपको भी मेहनत करने होंगे। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे, तो बातें बनेगी, वो बिगड़ेंगी नहीं। लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप क्रिया खा लेंगे कि ना हम ना समझे, तो भैया दुनिया कोई ताकत आके पढ़ा नहीं के सकत, तू आके मूर्ति बन के ले जानवा। कुछ सोचना पड़ेगा आपको ना कि क्या कहा जा रहा है आपसे, समझे? तब थोड़ा सा आप हेल्प कीजिए, बाकी हम है संभाल लेंगे। बाबू, आज हम फिजिक्स के एक हिस्से को डील करेंगे। आज नहीं, आने वाले समय में, एक दिन में कैसे हो पाएगा। तो हमने फिजिक्स में बहुत सारे हिस्से हैं, अलग अलग आधार पे अलग अलग हिस्सों में फिजिक्स को बांटा गया है। उसमें पहला जो मुख्य हिस्सा है, जो कि गति से संबंधित है, उसको हम लोग फिलहाल शुरू कर रहे हैं। फिर एक एक करके बाबू, जितने भी फिजिक्स में आपको आपके सिलेबस के अंतर्गत चीजें दी गई होंगी, वो सारी चीजें आपको वन बाय वन क्या होगी, पढ़ाई जाएगी। ओके जनता? बाबू, तो फिजिक्स का जो हिस्सा हम डील करेंगे आज से, और जब तक हो जाए, जब तक नहीं होता तब तक तो डील करेंगे, वो क्या होगा बाबू, मैकेनिक्स कहलाएगा। उसे मैकेनिक्स कहेंगे, यानी यांत्रिकी कहेंगे, हिंदी उसका होता है मैकेनिक्स का। अभी मैकेनिक्स है क्या? तो मैकेनिक्स एक फिजिक्स का क्या है, तो हिस्सा है, भाग है, शाखा है, या कहिए कि पार्ट है, ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि जब किसी बॉडी के ऊपर या पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगते हैं, बल लगते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से गति करते हैं, उनकी गति किस तरह से होती है। क्या बल लगने के कारण वो विरामावस्था में रहते हैं, या गतिशील रहते हैं, या गतिशील होते हैं तो वो समान चाल से गतिशील होते हैं कि असमान चाल से।
मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो आइए सबसे पहले इसके डिफिनीशन पे गौर करें, फिर आपसे चर्चा करेंगे हम। डिफिनीशन क्या है वो मैकेनिक्स का? तो लिखा गया द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडी ड्यू टू द application of force is called mechanics। यानी भौतिकी की वह शाखा जो बल के अनुप्रयोग के कारण किसी पिंड के गति से संबंधित होती है उसे हम यांत्रिकी कहते हैं, यानी मैकेनिक्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब है मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का वैसा ब्रांच है, वैसा पार्ट है जिसके अंतर्गत हम किसी बॉडी के मोशन को पढ़ेंगे, किसी बॉडी के, किसी पिंड के, किसी कण के या किसी निकाय के, या कहिए कि बॉडी कहिए या पार्टिकल्स कहिए या सिस्टम कहिए, हम उनके गति को पढ़ेंगे। और वो गति के होने का कारण क्या होगा? तो उस पर लगने वाला बल, बल कैसे लगेंगे, पिंड गति कैसे करेगा, वो सारी चर्चा वन बाय वन हम लोग करते रहेंगे। मतलब किसी भी पिंड पर, किसी भी कण पर, किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लगते हैं तो वह किस तरह से गति करता है, वो सारी चीजों को हम क्या करेंगे, एक एक करके इस हिस्सों में पढ़ेंगे। यानी ये फिजिक्स का वह हिस्सा है, वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी बॉडी के ऊपर, किसी पिंड के ऊपर जब फोर्स लगता है तो वो किस तरह से गति करता है, उन सारे चीजों को हम बृहत पैमाने पर अच्छे तरीका से क्या करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर हमसे कोई पूछता है कि मैकेनिक्स है क्या, यांत्रिकी है क्या, तो हम कहेंगे कि मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है, फिजिक्स का वह हिस्सा है जिसके अंतर्गत हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी या किसी पिंड के गति को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और वो गति के होने का कारण क्या होता है? बल का लगना। यानी किसी बॉडी के ऊपर बल लगने के कारण उस बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ना, गति के बारे में पढ़ना, फिजिक्स के जिस हिस्से में हम करते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मैकेनिक्स कहते हैं, यानी यांत्रिकी कहते हैं। आई बात समझ में? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडी, यानी फिजिक्स का वह ब्रांच जो किसी बॉडी के मोशन के द्वारा क्या किया जाता है बाबू, डील किया जाता है, यानी व्यक्त किया जाता है। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, किसके कारण? तो बल के लगने के कारण। इट्स कॉल्ड क्या बाबू, मैकेनिक्स। यानी किसी बॉडी पर बल के लगने के कारण उस बॉडी के मोशन को फिजिक्स के जिस हिस्से में हम डील करते हैं, पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, मैकेनिक्स कहते हैं, यानी यांत्रिकी कहते हैं। हिंदी उसका हूबहू लिखा हुआ बाबू कि भौतिकी की वह शाखा जो बल के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब उपयोग, लगना के कारण किसी पिंड के गति से संबंधित होती है। यानी जिस शाखा के अंदर, जिस हिस्से के अंदर किसी पिंड के गति के पढ़े, लेकिन वो गति किसके कारण हो, उस पर बल लगने के कारण हो, तो फिजिक्स के जिस हिस्से में हम ऐसा अध्ययन करते हैं उस हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग, यांत्रिकी कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू? अब ये मैकेनिक्स जो होता है इसके दो हिस्से होते हैं। द टू मेन ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स आर, यानी मैकेनिक्स जो होता है ना, यांत्रिकी जो होता है ना, उसके दो मुख्य हिस्से होते हैं, मेन ब्रांच होते हैं, जिनमें एक को कहते हैं हम लोग स्टैटिक्स और दूसरे को कहते हैं हम लोग डायनेमिक्स। ठीक है बाबू? अब ये स्टैटिक्स क्या है और डायनेमिक्स क्या है, एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे। स्टैटिक्स यानी एस्थेटिकी। बाबू इसके बारे में लिखा हुआ डिफिनीशन, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक्स। यानी संतुलन में बलों के प्रभाव के तहत किसी वस्तु की गति के अध्ययन को एस्थेटिकी कहा जाता है। मतलब क्या है भाई? तो किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी के मोशन को पढ़ना है, लेकिन उस पर जो फोर्स लगते हो वो किस अवस्था में हो, तो इक्विलिब्रियम की अवस्था में हो,
साम्य अवस्था में हो या संतुलन की अवस्था में हो। यानी किसी पिंड पर, किसी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगता है, जब उस फोर्स के कारण वो बॉडी इक्विलिब्रियम की अवस्था में होता है, संतुलन की अवस्था में होता है, तो उस दौरान उस बॉडी की जो मोशन को हम पढ़ते हैं, उस बॉडी के गति को जो हम पढ़ते हैं, तो जो हिस्से में पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है बाबू? स्टैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? स्टैटिक्स कहलाता है, यानी स्थैतिकी कहलाता है। अब ये क्या है मैं आपको समझाऊंगा, ऐसा नहीं जानता, समझिएगा। अब ये क्या कहना चाह रहा था बाबू? एक मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है बाबू, इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि m है, अभी कोई जरूरत इसका नहीं है, लेकिन कोई ऐसा बॉडी संभव नहीं है इस दुनिया में जिसके पास मास ना हो। क्या जनता? सबके पास कुछ ना कुछ मास तो होता है जनता। इसका मास हमने m ले लिया बाबू, इस पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण ये संतुलन में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसकी ये कौन सी बात हो रही है यहां पे? मैं आगे चल के इक्विलिब्रियम को डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी यहां पर इस डिफिनेशन में इक्विलिब्रियम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी चर्चा तो बनती है, उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बाबू? संतुलन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है जनता। मान लीजिए एक बॉडी है, इसका मास है बाबू m, इस पर एक फोर्स इधर से लग रहा है जो है F1, और इसी पर फोर्स एक इधर से लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, जो कि क्या है बाबू? F2। दो फोर्सेस अभी इसके ऊपर लग रहे हैं, चाहे तो और भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिलहाल हम दो फोर्स को लेकर डील कर रहे हैं, दो फोर्सेस लग रहे हैं बाबू। जैसे आपको ज्ञात हो और ज्ञात नहीं हो तो आप आज से इसको रट लीजिए, या पहले पढ़े हैं तो आपको समझाया गया है कि फोर्स होता क्या है भाई। एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक भौतिक राशि होता है, लेकिन उसमें जब बात होती है कि ये अदिश होता है कि सदिश होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, तो आपका फोर्स क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट मींस दैट वेक्टर हम कहते किसे? तो वेक्टर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, और जो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। बाबू एडिशन के दो एक तरीका हम जानते हैं, जो मैट्रिक तक जानते हुए अभी तक आए हैं, जो एक जनरल एडिशन होता है, जिसमें जो मैट्रिक था हमने पढ़ा, जो रूल था, वो सारा क्या होता है? स्केलर के साथ लागू हो जाता है, अदिश के साथ लागू हो जाता है। एक स्पेशल एडिशन पढ़ना पड़ता है भाई, जो कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन बाय कंपोनेंट मेथड, जो कि वेक्टर चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है कि थोड़ा सा अलग होता है। इसका एडिशन का तरीका, इसके सब्ट्रैक्शन का तरीका, इसके मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होता है? डिफरेंट होता है। बस मानिए कि डिफरेंट होता है। क्या होता है जब जरूरत पड़ेगा फिर हम बताएंगे, लेकिन जो लोग भी क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं उन्हें हम कहेंगे कि अभिमन्यु क्लासेस बेतिया के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसमें आपका उसका डीपी जो है एसी करके डीपी है, उसमें जाइएगा तो वेक्टर को शुरू से उसमें वीडियो डाला गया, एक एक वीडियो आप देखिएगा तो आपको भी वेक्टर आज नहीं तो कल आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्फिडेंस के लिए। हम पढ़ा तो देंगे, समझ तो आ जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। तो वीडियो अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देखें। और जो लोग भी आज क्लास देख रहे हैं, अगर जिनको कंफ्यूजन हो रहा है यूट्यूब पर भी, आप पीछे वीडियो देख ले जाकर के, तब जाकर के कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और आप वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो रहा है बीच में तो आप कमेंट करिए। जो लोग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं हमारा, वो क्लासेस में हमें डेली मिलिए रहे, पूछ लीजिएगा सर उसमें पढ़ाए थे, हमको समझ में नहीं आया, बताइए कैसे होगा। बहुत तरीका है जनता, साथ देना पड़ेगा आपको प्यारे बच्चों। तो फोर्स एक क्या होता है बाबू? बल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक सदिश राशि होता है। इसके जोड़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है बाबू। वेक्टर आपको मैंने पढ़ाया बाबू, उसमें आपको बताया गया कि कोई भी वेक्टर जो होता है भाई, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन होता है, और वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। यानी उसके लिए स्पेशल एडिशन का रूल है, उसको ये क्या करता है बाबू? फॉलो करता है। उसी क्रम में मैंने आपको बताया बाबू, वेक्टर तो बताया ही बताया, आपको बताया गया बाबू कि वेक्टर को दिखाते कैसे हैं। अगर ए एक वेक्टर है, कैसे पहचानेंगे कि एक वेक्टर है? यहां बाबू दो ए लिखा हुआ है, दोनों में किस ए को मानेंगे कि वो वेक्टर है? तो जिसके ऊपर एरो लगा हुआ है वो हमारे लिए क्या है? वेक्टर है। तो ये
ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए और ये क्या है, स्केलर है। ठीक है ना। तो जिस किसी के मूडी के ऊपर जो भी हम लिखेंगे अगर एरो लग जाएगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा, वो सदिश होगा। ओके जनता। तो वेक्टर है भाई, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है और ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। अच्छी बात है। इसी क्रम में एक और चीज आपको बताया गया बाबू, यूनिट वेक्टर। वेक्टर और उसके बाद हमने बताया आपको यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। मैं इधर फिर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास डायरेक्शन होगा और वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। कोई भी वेक्टर हो, चाहे यूनिट वेक्टर ही क्यों ना हो। लेकिन यूनिट वेक्टर का खासियत क्या है, यूनिट का मतलब होता है एक बाबू। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, एक होता है। यूनिट का मतलब एक ही होता है जनता। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा, मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, डायरेक्शन मतलब दिशा। तो ऐसा भौतिक है जिसके पास परिमाण होता है, जिसके पास दिशा होता है और जो सदिश के जोड़ नियमों का पालन करते हैं वो होते हैं सदिश। तो भाई यूनिट वेक्टर है जो एकांक सदिश है, उसका परिमाण कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक, हमेशा। इसलिए वो क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के दिखाने की बात होती है कि सर हम मानेंगे अब ए यूनिट वेक्टर कैसे होगा, दिखाएंगे कैसे। तो अब एस पर ऐसे कैप लगाया जाता है। ठीक है ना, कैप लगाया जाता है। जहां भी कैप लगा दिख जाएगा, मान लीजिए यहां पर आपको आई दिखा, उसके ऊपर एरो था तो वेक्टर है, और उसी आई के ऊपर कैप लग गया तो क्या है, ये वेक्टर है लेकिन यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। यूनिट वेक्टर तो एक, तो उसका मैग्नीट्यूड एक होगा। अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। जनता समझ में आ रहा है। वेरी गुड बाबू। उसी क्रम में आपको बताया गया कि बाबू आई यूनिट वेक्टर जो होता है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग एक्स डायरेक्शन को दिखाने के लिए करते हैं, जबकि जे का इस्तेमाल हम लोग वाई के लिए, जेड भी होता है उसको बाद में बात करेंगे। ए ना मुन्ना ना, देख इधर। तो बाबू जेड एक होता है, जेड के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इधर समझिए, एक्स आई, इसके लिए जे, निगेटिव एक्स के लिए माइनस आई और निगेटिव वाई के लिए माइनस जे। भूलाना नहीं है, भूले के बना भूला एक बार, याद रखे के बाद। पॉजिटिव एक्स प्लस आई, पॉजिटिव वाई प्लस जे, निगेटिव में माइनस लगा दिए। अब देखिए, अब इन दोनों फोर्स को हम अगर जोड़े F1 और F2 को जोड़े, क्योंकि दोनों ये फोर्स है ना, तो ये वेक्टर होता है, ये सदिश होता है जनता। समझे बाबू, सदिश है तो जोड़ेंगे तो किस रूप में जोड़ेंगे, सदिश के रूप में। अब जोड़ेंगे तो इस पर भी एरो होना चाहिए और इस पर भी एरो होना चाहिए। समझ में आ रहा ना। तब इनको हम जाकर के जोड़ेंगे। मान लीजिए F1 का मान है, आप लोग पढ़े होंगे ना, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है जनता, पढ़े हैं ना। इसका मान है 10 न्यूटन और इसका मान है, मान यानी परिमाण, इसका मान है 8 न्यूटन। अगर हम इन दोनों बलों को जोड़े, F1 और F2 को जोड़े, F1 का मान कितना है भाई, 10 न्यूटन। इसके पास खाली ये परिमाण में है 10 न्यूटन, तो बल के पास खाली परिमाण नहीं होता, दिशा भी होता है। तो लिखेंगे तो केवल परिमाण नहीं, दिशा भी लिखेंगे। F1 का दिशा क्या होगा, तो भाई देखिए ना, F1 उधर लग रहा है ना, और हम माने क्या है कि इधर कौन है, एक्स एक्सिस है। समझे, तो वो दिख रहा है F1 किधर, पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो यहां पर हम लोग बल का मान तो लिखे हैं, लेकिन साथ साथ क्या लगाएंगे, अब जाके क्लियर हुआ कि F1 का परिमाण 10 न्यूटन है, जबकि दिशा क्या है, आई मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ है। आई बात समझ में। ओके जनता, चलिए देखते हैं। और उसमें किसको जोड़ना है, F2 को। F2 का मान कितना, 8 न्यूटन। और रही बात, इसके लिए क्या लगाएंगे, वो किधर है F2, निगेटिव एक्स की तरफ, और यहां क्या लगेगा, माइनस आई। ठीक है। और इस तरह से आप दोनों को जोड़ेंगे तो 10, ये प्लस में और ये माइनस में कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन आई।
ओके जनता, 2 न्यूटन आई। ओके बच्चा पार्टी, यहां पर आप दोनों F1 और F2 फोर्स को जोड़े, दोनों फोर्स को जोड़े, इसका वैल्यू कितना आया, 2 न्यूटन आई। यानी इन दोनों फोर्स का परिणाम कितना आया, रिजल्टेंट कितना आया। रिजल्टेंट समझते हैं, 2 या 2 से अधिक वेक्टर को जोड़ने पर जो वेक्टर मिलता है उसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी परिणामी सदिश, परिणामी। परिमाण, अब परिणाम में अंतर होता जनता, एक होता है परिमाण जो मान होगा, एक होता है परिणाम जो कि रिजल्ट। क्या रिजल्ट मिला आपको, समझ में आया, 2 अलग अलग चीजें हैं। तो जो मिलता है 2 या 2 से अधिक वेक्टर को जोड़ने पर जो नया वेक्टर मिलता है उसको हम कौन सा वेक्टर कहते हैं, परिणामी सदिश, यानी रिजल्टेंट वेक्टर। ये नया नया टर्म है, घबराएंगे नहीं, बहुत बार ये रिपीट होगा जनता, समझ में आ रहा ना। ये अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है, होने वाली है, देखिएगा। अभी इन दोनों को जोड़े कितना आया, 2 न्यूटन, यानी इन दोनों फोर्स का एडिशन कितना आया, 2 न्यूटन आया। तो इसको आप चाहे तो क्या बोल सकते हैं, F1 और F2 को जोड़े हैं तो जो मिला है वो क्या मिला है, Fनेट मिला है। Fनेट मतलब कुल बल, नेट का मतलब यहां बाबू क्या होता है, कुल, और फोर्स का मतलब बल, तो क्या होगा, कुल बल, यानी नेट फोर्स जो मिला। नेट फोर्स का मतलब क्या है, नेट निकालिए, कुल निकालिए, कुल मतलब सबको जोड़ दीजिए। इन दोनों बलों को जोड़े हैं, इन दोनों बलों का जोड़ कितना आया है, 2 न्यूटन। अब हमसे कोई पूछेगा कि इस पर 2 फोर्स लग रहा था, F1 और F2, और इस पर लगने वाला Fनेट का मान कितना आया, 2 न्यूटन आया। तो बताइए ये इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, ये संतुलन में नहीं होगा। सोचिए ना, संतुलन में होगा, इधर से 10, इधर से 8 लग रहा था, इधर से एक्स्ट्रा 2 जाएगा ना। हाँ, एक हमको इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, एक है ना खींच रहा है 8 न्यूटन से, तो हम कहने झुकेंगे, है ना, तो छूल जाएंगे। खींचा खींची खेले आप लोग, छोटकन में खींचा खींची, रस्सी पकड़ के, वो ने तू पकड़ है, हम पकड़ा था नहीं, बीच में डनेर पार दिया, मैंने लकीर पार दिया, लकीर के हेले हम नहीं करा, इंसान लकीर के ने तेरा खींचा खींची कर जा, जे जकरा हमरा में तोरा खींचल अपन लकीर में तो तेहार वेली, हम तोरा खींचले तेहार वेली। तो खींचा खींची होता, हेनाऊ के बल दोनों बराबर बा, तो का होई, रुकल रही सब कुछ ना, तो ओकरा कहल जाला संतुलन। जब बराबर नहीं खेल का होई असंतुलन। तब वो बताओ जे ना Fनेट जो लागत है कुल बल 0 बा नहीं खे, 2 न्यूटन बा, तो का बाबू तेरा लौकत है घेने 10 बहने 8 बता, संतुलन हो कर ना, इक्विलिब्रियम में नहीं खे। आई बात समझ में जनता, तो इक्विलिब्रियम में नहीं खे। इक्विलिब्रियम में कब होई, जब भाइयों कितना हो जाए, 10 हो जाए, आए 10 हो जाए, एडिशन कितना है बाबू, 0 न्यूटन। यहां पर नेट बल, कुल बल का मान कितना है बाबू, 0 है। चूंकि इक्विलिब्रियम शब्द आया था बाबू, तो हमको बताना था ना आपको, भले आगे कहीं आएगा तो आएगा, लेकिन अभी फिलहाल आया है, कैसे हम आपको इसे कह दें, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम है इधर, टेंशन का लेते हैं। यहां कुल बल का मान कितना जनता, तो 0 है। अब हमसे कोई पूछे बताओ अब इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, संतुलन में है कि नहीं है, तो है। साम्यावस्था में है कि नहीं है, तो है। किसी भी पिंड पर लगने वाला जितना भी बल होगा, सभी बलों को जोड़ेंगे, अगर वो 0 के बराबर होगा तो संतुलन में होगा, नहीं होगा 0 के बराबर संतुलन में, आज ही जान लीजिए। फिर एक बार ये आएगा याद दिला देंगे, कोई दिक्कत जनता, वेरी गुड। तो इन दोनों बलों का एडिशन, यानी 2 वेक्टर का एडिशन 0 हुआ है। कब हुआ है, देखिए तो, दोनों का जब मान बराबर है और दोनों का दिशा एक दूसरे के उल्टा है। अगर इसका दिशा इधर था, इसका भी इधर होता अगर, तो बताइए 0 होता एडिशन, तो 10-10-20 हो जाता। कहा जानता है वो खींचते रहते तकिया से लगने से, तब तो भैया होने की मिल जाके हम। तो दोनों बल का मान एडिशन 0 कब हुआ है, जब दोनों का मान बराबर है और दोनों का दिशा उल्टा है, और ये तभी संभव होगा। 2 वेक्टर का जोड़, 2 सदिशों का योग 0 तभी होगा
जब दोनों का परिमाण आपस में बराबर होगा, और बराबर होगा उसके के साथ साथ उन दोनों का दिशा उल्टा होगा। खाली बराबर होने से काम, दिशा जस्ट विपरीत होना चाहिए, उसके सिवाय कोई मंजूर नहीं है। दिशा विपरीत, परिमाण बराबर, तब जाके दो सदिश का एडिशन क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। आज के बाद आपसे हम पूछेंगे हमेशा कि बताइए दो बलों का योग 0 कब होगा, यानी दो सदिशों का योग 0 कब होगा, जब दोनों का परिमाण बराबर हो और जब दोनों का दिशा विपरीत हो। आई बात समझ में? आप भी समझ रहे हैं कि 10 रहने लगा था, 10 रहने लगा था, है पॉजिटिव, है निगेटिव, है पॉजिटिव, है निगेटिव, 0 हो जाए। आई बात समझ में? इक्विलिब्रियम समझ में आ गया आपको? तो बताइए अब इस पर बल अगर 0 है तो अब हम रुके हैं, ए छवड़ा, समझ में आई लो? जानते हो सन सूत्रता? हाँ जनता, मान लो हम ये खाड़ा बने, बाबू हम खाड़ा बने, हमको कोई मेरा हाथ पकड़ के इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, कोई इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, तो मेरी अब अवस्था क्या होगी? संतुलन की अवस्था होगी, इक्विलिब्रियम की अवस्था होगी। क्या मैं अब इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा? जहां हूं वहीं पे रहूंगा। तो मेरी गति की अवस्था पहले कौन सी अवस्था थी? विरामावस्था। मेरी गति की अवस्था कैसी थी? विरामावस्था। अब मेरी अवस्था कैसी है? विरामावस्था। यानी मैं विरामावस्था में हूं तो विरामावस्था में ही रहूंगा। तो ये गति की अवस्था क्या थी? आपकी अवस्था नहीं बदली, जो थी वही रह गई। आप विरामावस्था में थे, विरामावस्था में है। मान लीजिए बाबू हम 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से या वेग से चल रहे हैं, इस दिशा में हम चल रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि एक लड़का मेरा ये हाथ पकड़ा, इधर खींचना शुरू किया, एक लड़का इधर खींचना शुरू किया। हम चल रहे थे 5 से, खींच रहा है, लेकिन ये भी 5 न्यूटन लगा खींच रहा है, ये भी 10 न्यूटन, ये 10 से खींच रहा था, ये भी क्या कर रहा है 10 से। तो मैं 5 से चल रहा था, 10 से इधर खींचा, 10 इधर से, 10 इधर खींचा जा रहा है, तो क्या होगा मेरा? रुक जाएंगे? आए नहीं, क्योंकि जितना उधर खींचा है उधर इतना खींच रहा है, हम चल रहे हैं तो चल ही रहेंगे। तो जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे ना, कि मेरी गति में बदलाव हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि मेरे ऊपर लगने वाला कुल बल कितना है? फिर से 0 है। जनता, अरे ओ जनता, आई बात समझ में? ये भी तो, ये अवस्था मेरी क्या थी? गति की अवस्था थी, लेकिन कुल बल क्या है? 0 है। हम क्या कहेंगे? हम गति कर रहे हैं किस अवस्था में? इक्विलिब्रियम की अवस्था में, यानी संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में रहेंगे। और अगर गति कर रहे हैं तो 5 मीटर पर सेकंड चल रहे थे ना, तो 10 उधर लगाया, 10 इधर लगाया, तो क्या मेरा 5 6 हो जाएगा? 5 4 हो जाएगा? तो नहीं, हम जिस चाल से चल रहे थे, जिस स्पीड से चल रहे थे, उसी स्पीड से चलते रहेंगे। अगर कम बेस हुआ इन दोनों का फोर्स, तो मेरा वेग में परिवर्तन होगा, चाल में परिवर्तन होगा। तो बल लगने पर चाल में परिवर्तन कब नहीं होगा? जब उन बलों का योग 0 होगा। तो उसको कहेंगे कि आपकी गति जो हो रही है वो कैसी गति हो रही है? यूनिफॉर्म चाल के साथ हो रही है कि नॉन यूनिफॉर्म? समान चाल से कि असमान चाल से? तो मेरे ऊपर लगने वाला कुल बल अगर 0 है तो मेरी जो चाल है वो क्या होगी? हर एक समय समान रहेगी। तो उसको कहेंगे कि आप गति कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी समान चाल से। लेकिन जब इक्विलिब्रियम में हम नहीं रहेंगे, हम पर लगने वाला बल का कुल बल योग 0 नहीं होगा, तो क्या होगा? हमारा चाल बदलेगा। तो कहेंगे कि हम अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, यानी असमान चाल से गति कर रहे हैं। तो समान चाल असमान चाल समझ गए? आगे भी हम इसका बात करेंगे बहुत जगह, लेकिन आज ही सीख लेना भाई, इसको फिर दोबारा क्यों सीखना? अच्छा, समान चाल समझ गए सर, असमान चाल समझ गए, बात खत्म। तो वहां समय बचेगा ना मेरा? वो आपका दायित्व तो बनता है कि मेरा आगे का समय कितना आप बचाते हैं। तो मैं पीछे जो पढ़ा दिया, एक बार आप उसको समझ लिए, घर पे मेहनत कर लिए, समझ गए चीजों को, तो दोबारा जब आएगा तो आप कहेंगे सर हो गया आगे बढ़िए। तो मेरा जो समय वहां 2 मिनट लगने वाला था वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर साथ नहीं दीजिएगा तो
तो आप ही का सिलेबस लेट होगा। समझ में आ रहा ना, आप ही लोग स्लो हो जाएंगे। तो स्लो होना और हमारा फास्ट होना वो डिपेंड करता है आप सभी पे। तो हम क्या होगा, अगर सभी के सभी स्लो हैं तो मुझे भी स्लो होना पड़ेगा। इतना बच्चों में अगर 80% बच्चा 90% बच्चा क्या है फास्ट चल रहा है, 10% बच्चा कोई रिस्क नहीं है, तो 10% का वैल्यू हम नहीं करेंगे जनता, छोड़ देंगे हम आगे चल के। आज तो मौका सबके पास है, अब तुम नहीं पढ़ोगे तो अब तुम्हारे चलते हम क्या स्लो चलेंगे। 100 का 100% बच्चा अगर स्लो है तो हम स्लो चलेंगे, क्योंकि किसको बैठा के ले जाएंगे। लेकिन हम चल रहे हैं, बच्चा भी चल रहा है तेज, लेकिन 10 बच्चा है कि मनमौजी है, 10 बच्चे का फिक्र थोड़ी करेंगे जनता। 10 के चलते 90 का जिंदगी बर्बाद करेंगे हम, तो ना, तुम भले बर्बाद हो जाओ, क्योंकि तुम तो खुद बर्बाद हो रहे हो ना, तुमको अपना रिक्शे नहीं है। तो भाई कुछ नहीं करना है, जितना पढ़ा रहे हो उतना खाते चलिए, समझते चलिए, आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा ना। सिलेबस क्लास को रफ्तार देना, क्लास को धीमा करना, वो आप पे डिपेंड करता है जनता। कोई लगता था टीचर पर डिपेंड करता, नहीं, टीचर देखता है तुम उसका साथ नहीं दे रहे हो तो किसको पढ़ाएगा वो, बैल को बैठा के पढ़ाएगा नहीं। क्लास में जितना आप मेरा साथ देंगे उतना ही क्लास रफ्तार पकड़ेगा, ठीक है ना। एक दिन हम एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं अगर आप मेरा साथ देंगे, नहीं तो एक चैप्टर को खत्म करने में हमको 10 दिन लग जाएगा, क्योंकि आप मेरा साथ नहीं दे रहे। डिपेंड करता आप कैसा साथ दे रहे हैं, तो आप लोग भी डिपेंड करिएगा। आगे देखिएगा, तो अभी मौका है, स्टेशन पर गाड़ी रुकी है, सब लोग गाड़ी पर बैठने का कोशिश करें। ये गाड़ी खुलल फिर भेंट ना हो, सोचबा कि हम दूसरा गाड़ी पकड़ चल आए, तू पीछे बड़ा हो करे जा, लोग आगे निकल चुकल बा, समझ में आता तो गलत फहमी में जिए के इसी तरह लेट हो जाता जनता। लोग कहता है कि एक कहावत को लोग चरितार्थ करता है कि जब जगे सब तब सवेरा। लोग कहता है कि अरे बाबू कोनो दिक्कत नहीं है, जब जागल तब सवेरा। हम कहते ना, ये कहावत अब गलत बा, सही नहीं है। जब जागे तब सवेरा ना, जितना पहले जागो उतना पहले सवेरा। समझ में आता, जो पहले से जागल बा तू लेट से जागल होता, तू पहले से जागल बा तू लेट से जागल बड़ा, तू तरह से आगे बाहो करे जा। 2 आदमी भाई पहले जाके तैयारी करता है, तू लेट से जाकर तैयारी कर, एगो सीट में बा टका लगाता, लेट से जागल तैयारी कर तार हो जाए, वरना वही घास छिलता दिन से हाँ ऐसा नहीं। तो जब जागे तब सवेरे नहीं, जितना पहले जागे उतना पहले तो सवेरा हुई। समझ में आता अब तो आप डिपेंड करता कि कब जागा तड़ी, ठीक है जनता। तो अब समझ में आ गया इक्विलिब्रियम का बात। आइए अब इसके डिफिनीशन को हम लोग क्या करते हैं बाबू समझ लेते हैं। तो द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक्स। यानी फोर्स लगता हो लेकिन इक्विलिब्रियम की अवस्था में फोर्स हो, संतुलन की अवस्था में हो, और उस दौरान किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को जो हम पढ़ते हैं ना, उसी मोशन को हम क्या कहते हैं जनता, स्टैटिक्स कहते हैं। 2 मोशन हुआ ना, एक विरामावस्था में तो विरामावस्था में रह गया, एक समान चाल से चल रहा था, समान चाल से, समान यूनिफॉर्म स्पीड से, तो क्या बाबू यूनिफॉर्म स्पीड से। तो ये किसके हिस्से में आएगा, स्टैटिक्स के हिस्से में आएगा। आई बात समझ में, यस और नो? थैंक यू सो मच। कुछ नहीं कहेंगे, पहले से आगे चले जनता, चले हैं बोल ना। हाँ आ गई, ज्यादा नहीं हो गई। खिसिया गई बड़े, अब आ गई। हाँ जनता, इलेक्ट्रिक चीज है जनता, उसको बढ़िया से डील नहीं करेंगे तो वो आपको डील करना शुरू कर देता है। तो तू कहां से आ गया बे, देखो बे स्टैटिक समझ ना वो, डायनेमिक्स क्या है, गतिकी क्या है, डिफिनेशन देख लेते जनता। द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर चेंज ऑफ स्टेट, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स। मतलब यहां एक स्टेट हमारा क्या था, रेस्ट का था, एक स्टेट था क्या हमारा, मोशन का। जब हम स्टैटिक्स पढ़े
रुके तो रुके रह गए, चले तो समान चाल से चलते रह गए। तो जब रुके हैं तो हमारा चलना समान चाल से चल रहा तो असमान चाल से चलना, वो किसके अंतर्गत आएगा? डायनेमिक्स के अंदर आएगा। रुके हैं तो चलना शुरू, स्टेट में बदलाव हो गया, असमान चाल से चल रहा है तो असमान चाल से चलना शुरू, यानी हमारे पर अब जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? नेट उसका जीरो है कि नहीं है? जीरो नहीं है, तभी तो अवस्था में बदलाव हो रहा है। और न्यूटन का गति का प्रथम नियम यही कहता है क्या? कि कोई भी पिंड अपनी गति की अवस्था में बदलाव तब तक नहीं करता जब तक उस पर लगने वाला कुल बल का मान जीरो होता है। समझ में आ रहा ना? जब तक जीरो तब तक अवस्था में बदलाव नहीं करेगा, और जब जीरो नहीं होगा तो बदलाव करेगा। तो जब तक जीरो तक तो बदलाव होगा, हाँ नहीं, जीरो नहीं होगा तो बदलाव होगा। और जहां पे बल लगेगा, जहां बल का कुल बल का वैल्यू जीरो नहीं होगा, वो जो उस दौरान जो मोशन हम पढ़ेंगे वो मोशन क्या कहलाएगा? डायनेमिक्स कहलाएगा। आई बात समझ में? गतिकी कहलाएगा। प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत आपको? वेरी गुड। देखेंगे द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड क्या बाबू? डायनेमिक्स। यानी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम पढ़ रहे हैं, गति को पढ़ रहे हैं, कब? जब उसके स्टेट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। वैसे मोशन को हम क्या कहेंगे जनता? डायनेमिक्स कहेंगे, यानी गतिकी कहेंगे। यानी कहिए ना कि मैकेनिक्स के उस हिस्से को हम क्या कहेंगे? डायनेमिक्स कहेंगे। जिस हिस्से में पार्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है, कब? जब उसके स्टेट में चेंज हो रहा है तब। जिस दौरान हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? आपका डायनेमिक्स होगा, जिसमें अपना वो अवस्था चेंज नहीं करेगा, बल लगेगा लेकिन नेट बल जीरो होगा, तो स्टेट अपना नहीं बदलेगा। जिसके अंतर्गत ऐसा होगा वो क्या होगा? स्टैटिक होगा। जिसमें अवस्था बदलेगा वो क्या होगा? डायनेमिक्स होगा। इसका हिंदी देखिए, वस्तुओं के अवस्थाओं के परिवर्तन के कारण को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं की गति का अध्ययन क्या कहलाता बाबू? गति कहलाता है। यानी अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और परिवर्तन कैसे होता है जनता? हम रेस्ट में है तो रेस्ट में नहीं रहेंगे, हम समान चाल से गति कर रहे हैं, समान चाल से गति नहीं करेंगे बल्कि समान चाल से गति करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म से करेंगे। और ये कब होगा? जब हमारे ऊपर फोर्स लगेगा। नेट फोर्स का मान जीरो नहीं होगा, अर्थात हम इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। इक्विलिब्रियम में जब हम नहीं होंगे तो उस दौरान जो भी मोशन होगा वो किसके अंदर आएगा? डायनेमिक्स के अंदर। और जब हम इक्विलिब्रियम में रहेंगे उस दौरान जो मोशन होगा वो किसके अंदर आएगा? स्टैटिक्स के अंदर। कोई दिक्कत जनता? थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाइएगा, घर जाकर सोचिएगा, समझे? ये घर है, भूख लगेगा तो खाना खाइएगा, ठंडा पानी पी लीजिएगा, सुतना होगा सुत जाइएगा, लेकिन उठिएगा तो पलथरिया मार के सोचिएगा। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स के अंदर ये चीजें पढ़नी होती है। मैकेनिक्स के कितने हिस्से? दो हिस्से, एक स्टैटिक्स, एक डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में जब इक्विलिब्रियम में बॉडी रहता है, पार्टिकल रहता है, तो उस दौरान जो भी मोशन हम पढ़ते हैं वो क्या होता है? स्टैटिक होता है। जब इक्विलिब्रियम में नहीं होता है तो क्या होता है? डायनेमिक्स होता है। बहुत खत्म, डिफिनीशन अपनी जगह पर है, लेकिन समझना तो पहले है ना जनता। समझ कर रखे तो डिफिनीशन हम बोल देंगे जनता, क्योंकि एग्जाम भी कहता है हमारा, जिस एग्जाम में हम बैठ के एग्जाम देते हैं, अगर परिभाषा लिखने के लिए कहता है तो परिभाषा ये वहां पे पहले इंस्ट्रक्शन रहता है एग्जाम हॉल में कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। अपने शब्द में उत्तर देना है, ना कि किताब का शब्द लिखना है, ना कि तुम्हारे गुरु जी तुमको पढ़ाए वो लिखना है। तुमको समझ में आया है, क्या समझ में आया है उसको लिखो। अब ऐसा नहीं कि पूछेगा आम, तुम लिखेगा इमली, तो ये भी तो अपने शब्द हो जाएंगे ना कि सर हम अपने शब्द में लिखे हैं। तो ये इतना भी आजादी रही है तुमको कि पूछे आम तुम लिख के आओ इमली, और कहो कि नंबर ना दे लिखाओ। अब थोड़ा बताएगा कि इंसान कैसा होखेला, इंसान केकरा के कहल जाई। हमार भाषा कुछ और हो, इंसान के बता देखे ते कुछ कहे कि हाँ इंसान होखेला जौन लगे दूगो आंख होखेला, दूगो हाथ होखेला, दूगो गोड़ होखेला, जौन तुम सोच सकेला ना। तो दूगो हाथ बा, दूगो पैर बा, दूगो आंख बा, दूगो कान बा, अगर सोचे तो इंसान ना वो जानवर है। समझ में आता? लोग कहे जानवर है का रे, का जनता?
तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे जैसा दिखने वाला हर एक इंसान इंसान है, वो जानवर और जाहिल भी हो सकता है, समझ में आना, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगा रहा है। जानवर भी लगाता, तुम नहीं लगा रहे हो, बात खत्म। समझ में आई बात? आगे चले, ढेर बतियाते हैं हम वो, आइए देखते हैं। डायनेमिक्स इज क्लासिफाइड इनटू, यानी डायनेमिक्स के कितने हिस्से होते हैं? दो, एक काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है मैं इसको बाद में डिफाइन करूंगा, पहले काइनेटिक्स को करता हूं, ठीक है ना? काहे करूंगा वो मेरा मर्जी, समझे? काइनेमेटिक्स क्या है जनता? बोर पर आ जाता बार बार नो, भाड़ा बोर पर आ जाता बेर पर। देखेंगे जनता, काइनेटिक्स जो ये होगा इसका उल्टा होगा वो, बात साफ बा, बतिया साफ बा। द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ नोइंग द कॉज ऑफ देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक्स। यानी वस्तुओं की गति का कारण जानकर उनकी गति का अध्ययन करना गतिक कहलाता है, यानी काइनेटिक्स कहलाता है। मतलब हम गति कर रहे हैं तो किस कारण से कर रहे हैं? जैसे हम रुकल बानी, हम गति करना शुरू कर दिए, चलना शुरू कर दिए, तो चल रहे हैं, अभी स्वतः चले हैं, सेल्फ एनर्जी की वजह से चले हैं, अपने वजह से चले, हमारा मन किया चलने का तो हम गति करना शुरू कर दें। ये वजह मेरा, मैं खुद हूं, ऐसे खड़ा था देख रहा था, बड़ी अच्छा बाटे है वो, पहले आया हुआ ठोक दिया, तो क्या वहां भैया खड़े थे, हम देख रहे थे कितना अच्छा बात, लोग ठोक दिलक, तो मेरे यहां पे गति का वजह कौन है? वजह तुम हो। तो उस गति का वजह जान रहे हैं तो वजह वो है ना जनता, तो किसी के वजह से कर रहे हैं गति हम, ठीक है? तो वजह जान करके कि किस वजह से गति हो रहा है तो किस वजह से हो रहा हो तो रहा है, लेकिन किस वजह से? तो जिस वजह से गति होता है उस वजह को जान करके उस गति का अध्ययन करना, जिस वजह से मोशन होता है उस वजह को जान करके, हम मोशन पढ़ेंगे लेकिन पहले जानेंगे कि वजह क्या है, कौन हो? तो वजह तुम हो, ठीक है? तो किसी के मोशन को पढ़ना, मोशन के वजह को जान करके उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक्स कहते हैं। जानेंगे कि खुद से चलता नहीं कि कौन हमारा का ठोकला हो, या ऐसे खड़ियाल बानी बड़ी जोर जोर से हवा लागल हुआ है, तो कुछ लोग चाहे रोक लिया अपने आप के लिए, कुछ लोग उधिया है, वो दौरान पता चलेगा कि तू कितना खाता पीता घर से बड़ो, आनी जोर जोर से बहुत लगला तो उधिया है, तो उधिया वाला में वही होता है सब जो कम खाता पीता होता है सब। हम ऐसा इंसान और खड़ा हो जाए, कोई और पतला सुटा खड़े आ जाए, उधिया जाएगा पहले, हम तो कम से कम रोकेंगे ना क्या? तो मैं भी वहां मोशन तो करूंगा, वहां मोशन तो होगी, लेकिन उस हवा के बहने की वजह से होगी, तो मोशन को पढ़ेंगे लेकिन वजह मेरा क्या है उस वजह को भी जानना पड़ेगा। तो फिजिक्स के जिस हिस्से में हम ऐसा करेंगे जनता, मैकेनिक्स के जिस हिस्से में हम करेंगे जनता, वो क्या होगा? काइनेटिक्स होगा। या डायनेमिक्स के जिस हिस्से में जाएंगे जनता, वो क्या होगा? काइनेटिक्स होगा। हम खड़े थे, अचानक आगी लाग गई बगल में, लेकिन आगे लग गई तो रुके हम फिरार, तो मोशन को पढ़ेंगे लेकिन वजह को जानने के बाद क्या कहलाएगा जनता? काइनेटिक्स कहलाएगा। या हम खड़े हैं, पहले आ गया रुकेंगे, तो मोशन हम कर रहे हैं, तो हमारे मोशन का कारण कुछ भी हो सकता है जनता। तो मोशन को पढ़ना, मोशन के कारण को जानते हुए जान करके क्या होगा? काइनेटिक्स होगा। सांप तो अलग बात है बाबू,
कुछ लोग छिपकली देखता तो बिड़ार हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसी प्रजातियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं, और जिसको कह रहे हैं वो समझ भी रहा होगा। ठीक है बाबू, छिपकली देख के बेहोश, अरे भाई देख ले, उस सांप ना हो, छिपकली हो। चूहा देख के तो भाई पकड़ा जाता है, ऐसा तो बातें खत्म की। हाँ जनता, प्यारे बच्चों, काइनेटिक्स समझ में आया आपको? किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी के मोशन को पढ़ना है, मोशन के कारण को जानते हुए, जान करके, काइनेटिक्स कहलाएगा। अब काइनेमेटिक्स क्या कहलाएगा? तो काइनेमेटिक्स क्या है? डायनेमिक्स का हिस्सा है, लेकिन इसमें भी हम पार्टिकल ऑब्जेक्ट के गति को पढ़ेंगे, लेकिन गति के कारण को जाने बिना। हमको नहीं जानना है कैसे गति हो रहा है। अब कोई कहा था कि वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता, ओकर लगे एक्सेलरेशन इतना आ गई, बताओ ओकर बाद के वेलोसिटी कितना हुई, तो जाके निकाले ओकरा के कितना हुई। अब ना किरे तो लगे 5 रहलो तो एक्सेलरेशन 10 कहां से आ गई लगा, चाहे 2 एक्सेलरेशन कहां से आ गई लगा। एक्सेलरेशन दे देले बा तो दे देले बा, पहले इतना रहलो, एक्सेलरेशन इतना बा, बताओ आगे के वेलोसिटी कितना हुई, तो निकाल। अब ना कि कहां से आई लो, आई बाप कहां से आई लो, अरे नहीं के पूछे तोरा से कहां से रखो, कहा था निकाल आगे का हुई का। कहा था क्वेश्चन कि एक लड़का 5 मीटर पर सेकंड या विरामावस्था में था, उसने सांप देखा, अचानक उसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण मिला। बताइए 10 सेकंड के बाद उसकी अब वेलोसिटी कितनी होगी, वेग कितनी होगी। तो अब सांप आई कहां से, कौन बिल से निकला, उससे थोड़ा मतलब क्वेश्चन कहा था शुद्ध आंसर दे, वजह को जानना, वजह क्या है नहीं मतलब है। मतलब है कि जो कह रहा है मोशन के बारे में पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे बिना कारण को जाने हुए, जिस हिस्से के अंदर कैसा करेंगे पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगा, काइनेमैटिक्स कहलाएगा। कोई जनता दिक्कत है आपको? एनी डाउट्स? नहीं हो सकता जनता, यही तो हमको घमंड आ जाता है जनता, समझे कि हम पढ़ाएं और कहे बच्चा कि हमको समझ में नहीं आए, पढ़ाना नहीं छोड़ देंगे, जान लगा देते हैं, एक एक जान का करेजा का टुकड़ा निकाल कर देते हैं कि चलो जी कम से कम तुम समझ जाओ। प्यारे बच्चों, आखिर हमें बाबू, आखिर हमें पढ़ना क्या है जनता? हमारा आखिर आज सिलेबस क्या है अब आगे का? तो हम डायनेमिक्स बता दिए। डायनेमिक्स के 2 हिस्से होते हैं, स्टैटिक्स और सॉरी मैकेनिक्स पढ़ना है हमें। अभी मेन हमारा ब्रांच मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में भी शुरुआत क्या करना है? मैकेनिक्स में तो पूरा मोशन पढ़ना है, फोर्स के लगने के कारण जो भी मोशंस होंगे वो सारे मोशन को पढ़ना है मैकेनिक्स के अंदर। उसके 2 हिस्से होंगे, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। तो स्टैटिक में भी नहीं, हमको डायनेमिक्स पढ़ना है। डायनेमिक्स में कौन सा हिस्सा पढ़ना है? 2 हिस्सा है, काइनेटिक्स और क्या बाबू, काइनेमेटिक्स। तो क्या पढ़ना है आपको? अभी आपको पढ़ना है क्या बाबू? काइनेमेटिक्स। यानी अब जो शुरू होगा आपका वो क्या चलेगा बाबू? काइनेमेटिक्स, यानी शुद्ध गति की, शुद्ध। अब देखिए इसमें भी शुद्ध और अशुद्ध आ गया, सुन रहा है जनता? तो काइनेमेटिक्स यानी शुद्ध गति की, यानी हमारे अब विश्लेषण का, हमारे पढ़ने का जो मुख्य हिस्सा होगा अभी वो क्या होगा? काइनेमेटिक्स होगा। आगे जरूरत पड़ेगा तो हम काइनेटिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टैटिक इसी के अंदर आ जाएगा। स्टैटिक्स जो था ना, डायनेमिक्स स्टैटिक्स, स्टैटिक इसी में आपको मिल जाएगा। डायनेमिक्स तो है जनता, उसके 2 हिस्से हैं। एक बाबू कारण को जान करके मोशन को पढ़ना, एक है कारण को जाने भी ना पढ़ना। तो अभी हम मोशन पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, लेकिन कारण को नहीं जान करके। समझ में ना बाबू? तो हमारा अब ये चैप्टर शुरू हुआ आपका। अब ये चैप्टर हमारा अब ये है, ठीक है ना। ये अब काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं, शुद्ध गति किसे कहते हैं, और इसी को पढ़ना है। तो बाबू द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ देयर मोशन इज कॉल्ड क्या बाबू? काइनेमेटिक्स। यानी किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी, किसी निकाय, किसी कण की गति का अध्ययन बिना उसके गति के कारण को जाने हुए करना, या फिजिक्स के जिस हिस्से में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बाबू? काइनेमेटिक्स कहते हैं, ठीक है बाबू।
तो वस्तुओं की गति का कारण जाने बिना उनकी गति का अध्ययन क्या कहलाता बाबू? शुद्ध गति कहलाता है। अब ये जितना चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाए जनता ना, तो कल पूछेंगे भी बुआ, जाके भला आदमी की तरह याद कर लीजिएगा, नहीं तो हमारा जब रौद्र रूप देखिएगा ना पगला जाइएगा कि कहिएगा मास्टरवा ये है इतना प्यार प्यार से बतियाला, तो रौद्र रूप ये देख लीजिए पगला जाइएगा। अब हो सकता कल ही देख ले, ठीक है ना? आगे देखेंगे बाबू, इसमें कोई दिक्कत? ड्यूरिंग अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स, वहां ए नहीं रहेगा। ड्यूरिंग अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स वी हैव रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन सम काइनेमेटिकल पैरामीटर विच गिवन बिलो। अब हमें इसमें वस्तु की गति को पढ़ना है, गति के कारण को जाने बिना गति को पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हमारे लिए जरूरी क्या है? अब ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन दीजिए मना देते हैं कि इतना चाल था, कितना त्वरण मिला, बताइए कितना चाल हो गया, कितना वेग हो गया। हमको बबड़ा, हमको सुनो ना जनता, काहे पगला रहे हो तुम? ठीक है वो तो बाबू, अब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट काइनेमेटिक्स पढ़ लिए। हाँ सर बिना कारण को जाने हुए हमको गति पढ़ना है, बताइए ना क्या निकालना है? हम कह देंगे कि इतना चाल था, इतना त्वरण मिला, इतना समय, बताओ कितना चाल और वेग होगा, निकाल लीजिएगा। हाँ निकाल लीजिएगा। हम कहेंगे कि मेरा वेग इतना, तो शुरुआत में वेग इतना हो गया, त्वरण इतना मिला इतना समय में, पता चलेगा। अभी तो आपको मालूम है नहीं कि आखिर वेग किसे कहते हैं, मालूम है आपको? चाल किसे कहते हैं मालूम है? त्वरण किसे कहते हैं मालूम है? हम भले मालूम होगा, बाबा आदम के जमाने की बात थी कि मालूम था आपको, कब? गलती से अगर 9th पढ़े होंगे तब, गलती से 9th पढ़े होंगे तब, तो हो सकता है कहीं बैठा गया हो। अब बैठाइबे करता है 9th में, तब अब 11th कहां से आता है जनता? 11th का जन्म कहां से होता है? 9th से, समझे? तो 9th अगर पढ़े हैं तो सब जो बातें बोल रहे हैं सब पता होगा आपको, लेकिन हमको मालूम है कि आपको पता नहीं है, समझे? ज्यादा तिस्मार खान बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी की हकीकत मालूम है जनता हमें। लेकिन क्या कीजिएगा जनता, देखिएगा प्यारे बच्चों, तो बाबू हमें पढ़ना है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम गति के कारण को नहीं जानेंगे, ठीक है जनता? गति को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि हम काइनेमेटिकल पैरामीटर यानी गतीय मापदंडों को जाने। गति को हम किस किस मापदंडों में मापते हैं उसको जाने। अब मान लीजिए किसी कंपनी में हमें जाकर के नौकरी करनी है, आप गए, बोले कि काम क्या? बोलिए भाई काम करना है, बैठ गए हम कुर्सी पर, अपना काम शुरू कर दिए। उसके बाद कोनो काम पड़ा तो किसको बुलाइएगा? तो भाई सबसे पहले जाइएगा तो जानने की कोशिश की ना कि कंपनियां में कौन कौन बड़ा सन। अब मैनेजर कहिए, मैनेजर मत कहिए अरे एक गिलास पानी लीबे, अरे हो गई तार नौकरी गई। भाई जाते से पहले तेरे क्या करे पड़ी? सबके परिचय लेना कि कौन काबा, कौन बाबा, कौन काबा और ना कि कौन कुछ कह दे बस हो गई। तो जाने की पड़ेगी कि कौन पोस्ट पे कौन है, किससे मेरा काम पड़ सकता है। तो पहले वहां के चीजों वहां पे जानना पड़ता है, आपको उनका परिचय लेना पड़ता है। पहले किसी आप हितैषी में जाते हैं, किसी के यहां जाते हैं तो जाके लोग कहता है बाबू वही तहार मामा के बारन सार लागे का, मान लो बारन तो सुना परिचय कराओ जाई, हाई वही बारन हई मौसा जी वहां परिचय होखेला नु, हई तार मामी हई नाना की ननहर चल रहा, तब ये बात हुई कि ना हुई? तब नू ना तो कहबा कि मौसा कहबा फूफा, आ फूफा कहा मौसा, तब तो घबरा जाई का बाबू? तब मोशन पढ़े के बा तो सबसे पहले बाबू जन मोशन के पैरामीटर बा, काइनेमेटिकल पैरामीटर बा, गतीय मापदंड बा, ओकरा जानल जरूरी बा। ओकरा बादे पढ़ल जी, सब कुछ समझ में होता तो बर्दाश्त करिए लगन। अब उसमें गतीय मापदंड कौन कौन बा बाबू, काइनेमेटिकल पैरामीटर कौन कौन बाटे जनता, तो देखल जाए हमने के।
हबड़ीला की जरूरत नहीं क्या? तो बाबू वही लिखा गया है, समझे मेरा बात आप लोग? तो बात आपको वही बताया गया बुआ कि ड्यूरिंग अ स्टडी, ए यहां नहीं रहेगा, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स वी हैव रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन सम काइनेमेटिकल पैरामीटर व्हिच आर गिवन बिलो। मोशन को पढ़ने से पहले हमें काइनेमेटिकल पैरामीटर को पढ़ना होगा। किनको किनको जानना होगा? पहचान लेंगे, फिर से पहचान लेंगे इनको, ठीक है ना? उसके बाद जो पूछिए ना बताएंगे हम, टेंशन काहे लेते हैं? लेकिन ऐसा ही नहीं कि जानने के बाद हीरो बन गए बनी। अभी आप हीरो नहीं बन सकते जनता, अब औकात बढ़ाना होगा, आसमानों से कहना होगा कि अपनी ऊंचाई तुम बढ़ाते जाओ, क्योंकि हम अब तुमको छूने का प्रयास करने वाले हैं। लेकिन इतना दम होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए कहने के लिए। क्या बाबू? तो बाबू एक एक करके हम डिफाइन करेंगे सारी चीजों को, जानेंगे। सबसे पहले पोजीशन किसे कहते हैं, स्थिति किसे कहते हैं। आप जानते हैं या नहीं जानते मैटर नहीं करता है, मैं इसको एक बार बोल के निकलूंगा। पोजीशन किसे कहते हैं, पोजीशन को निकालेंगे कैसे। डिस्टेंस किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं। आपको तो बोलते बोलते कितना बार बोल चुके हैं हम पीछे के दिनों में, और बोलते थे बाबू एक दिन आएगा जिस दिन ये फिर से आएगा, इसके नाना नानी चाचा चाची के बारे में फिर से जाना जाएगा, समझे? तो ये डिस्टेंस हम डिफाइन करेंगे इसको, और साथ ही साथ बाबू इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। खाली पढ़ेंगे नहीं, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट को जानेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। स्पीड को जानेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। वेलोसिटी को जानेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद सबको मिला के क्वेश्चन बनाएंगे। आई बाप, भूल गिनती भुला दिए सर, कौन सी पढ़ रहा सर। जनता एक एक करके डिफाइन करेंगे हम आपको, लेकिन अगले क्लास में, ठीक है? आज के लिए इतना ही। ये नोट करना होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? प्यारे बच्चों, जितना खिलाए हैं आप अच्छा से खा के घर से आइएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। हाँ बाबू, काइनेमेटिक्स हम लोग को पढ़ना है बाबू। मैकेनिक्स है क्या, आप जान चुके हैं। मैकेनिक्स के दो हिस्से हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। आपको डायनेमिक्स जान चुके हैं। डायनेमिक्स के दो हिस्से हैं, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, जान चुके हैं। क्या पढ़ना है आपको? काइनेमेटिक्स पढ़ना है। काइनेमेटिक्स क्या है तो जान चुके हैं कि बिना मोशन के कारण को जाने में मोशन को पढ़ना, काइनेमेटिक्स कहलाएगा। क्या जनता? काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए आपको कुछ काइनेमेटिकल पैरामीटर डिफाइन करने होंगे। पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है ना? करेंगे डिफाइन। इतना नोट कर लीजिए।